नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में भी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लीवर जो ग्रंथि है उसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। लीवर क्या होता है और इससे जो बची हुई जो भी ग्रंथियां हैं वो भी आज अध्ययन करेंगे और जो नेक्स्ट जो इससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में आप भी आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि लीवर कौन सी ग्रंथि है। लीवर आज किसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं? लीवर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो लीवर को ही क्या बोलते हैं? यकृत, जो आप भली भांति सभी समझते भी होंगे अच्छे से। तो हमें ये लीवर क्या होता है और उसका सामान्य नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, इससे संबंधित कौन सी बीमारियां हैं वो, और ये कैसी ग्रंथि है, वो सभी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आज इसका जो सामान्य नाम होता है तो वो हमें ध्यान रखना है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? जो इसका सामान्य नाम है क्या हो जाएगा? सभी जानते होंगे, कलेजे के नाम से जाना जाता है इसको। किस नाम से जानते हैं? कलेजा। फिर इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं इसको? हिपेटो। क्या बोलते हैं? हिपेटो। हिपेटो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुफर कोशिका होती है, हिपेटो सेल्स पाई जाती है, हिपेटो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसीलिए इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम वो क्या रखा गया है? हिपेटो। और इसी को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। फिर जो यकृत होता है उसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं जिसको हम हिपेटो कोशिका भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो लीवर होता है इसका सामान्य नाम तो कलेजा हो गया, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हिपेटो हो गया। और इसमें कैसी सेल्स पाई जाती है? कुफर सेल्स पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन जो बनता है साइंस में तो वो यही होता है कि अगर जो लीवर में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो हमें इसका जो जवाब देना है वो क्या कैसी सेल्स हो जाएगी? कुफर कोशिकाएं या फिर हिपेटो कोशिकाएं कहते हैं। हिपेटो सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लीवर होता है, ये जो यकृत होता है, वो हमारे मानव में जो डायफ्राम होता है, ये वाला यहाँ से जो भाग होता है डायफ्राम का, और उसके जो उदर गुहा के बाई तरफ जो डायफ्राम होता है उसके बाई तरफ, मतलब नीचे हल्का सा, तो वहां पर पाया जाता है। और ये जो लीवर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो यकृत होता है वो होता है सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ये भी हमें याद रखना है। और बहुत बार साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यकृत होता है उसमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अगर वो पूछ लिया जाए तो कुफर से कोशिकाएं पाई जाती है। और सब शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग अगर पूछ लिया जाए तो भी हमें क्या उत्तर देना है? यकृत कहना है। फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर चले तो इसमें जो पढ़ते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, यकृत। और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी
बहिस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो वो भी कौन सी होगी? यकृत। कौन सी होगी? यकृत, लीवर जिसे हम कहते हैं। तो 3 चीजें मैंने बताई कि जो यकृत होता है वो मानव का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आप बनते हैं, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो लीवर होता है वो जो यूरिया, हमारा शरीर में जो अमोनिया होता है, शरीर में जो अमोनिया बनता है उसको किस में बदलता है? यूरिया में। जो भी अमोनिया होगा इस अमोनिया को किस में बदलेगा? यूरिया में। किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? शरीर की प्रयोगशाला। फिर एक और बात आती है कि जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, वो क्या करता है कि शरीर में विषाक्तता को कम करता है। क्या करता है? विषाक्तता को कम करता है। जितना भी पॉइजन है बॉडी के अंदर उसको कम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर का भोला कहते हैं। यकृत को क्या कहते हैं? शरीर का बोला। क्यों कहते हैं इसको शरीर का बोला? क्योंकि ये विषाक्तता या फिर पॉइजन को कम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर का भोला कहते हैं। कि हमारा सबसे भोला अंग कौन सा है, ऐसा भी एग्जामिनर अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो हमको बताना है कि जो हमारा लीवर होता है, जो यकृत होता है, वो कैसा होता है? भोला होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी पॉइजन होता है, जितनी भी विषाक्तता होती है, उसको क्या करता है? खत्म करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि यकृत ही एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें पुनरुत्भवन या फिर इसको कहते हैं रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है ना? ये हमें ध्यान रखना है कि जो यकृत होगा शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें किसकी क्षमता होती है? पुनरुत्भवन। मतलब आसानी से अगर किसी का लीवर खराब भी हो जाए तो हम इसको लीवर ट्रांसप्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और वापस से जैसे जिस तरह से एक पौधा हम नया उगाते हैं, जिस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक प्लांट की कटिंग करके और उससे एक नया प्लांट बनाते हैं, उसी प्रकार से ये जो हमारा यकृत होता है, इस यकृत का एक छोटा सा भाग लेके, उसकी सेल्स लेके, उसको भी हम एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर करवा के फिर उसको डेवलप करवा सकते हैं। और उसी को हम कहते हैं कि जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, तो वो यही प्रोसेस रहती है कि जो लीवर ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पुनरुत्भवन की क्षमता होती है, इसमें रीजनरेशन पावर होता है, ये अपने आप को वापस से जैसा है वैसा वैसा बना लेगा। तो ये हमें ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ये ध्यान रखना। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें कि यकृत के क्या क्या कार्य है वो देख लेते हैं। यकृत के कार्य। पहला कार्य, सभी जानते होंगे कि जो हमारे शरीर में जो भोजन का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो बहुत बार साइंस में क्वेश्चन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शरीर में कि अपना जो भोजन होता है वो किस रूप में संग्रहण होता है, तो हमें उसी का उत्तर देना है कि जो संग्रहण होगा वो किस में होगा? ग्लाइकोजन में। किस में संग्रहण होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है ये? ग्लाइकोजन में। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या होता है ग्लाइकोजिनेसिस? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। फिर एक और वर्ड आता है ग्लाइकोजिनो। ये तो पहला वर्ड हो गया। और एक और वर्ड आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस का अर्थ ये होता है कि जो भी आपका ग्लाइकोजन है उसका किसमें रूपांतरित होना? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में रूपांतरित होना। मतलब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना रहे हैं और उसको क्या कह रहे थे? ग्लाइकोजिनेसिस। और जो प्रोसेस हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की देख रहे हैं उसमें ग्लाइकोजन का किसमें बन रहा है? ग्लूकोज में बन रहा है। और एक और वर्ड आता है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। ये क्या होता है? नियोजिनोलाइसिस। इस नियो का अर्थ होता है अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो अम्ल। और इसी अमीनो जो भी अम्ल होता है वो किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। मतलब तीन वर्ड आते हैं, एक ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और एक होता है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। इन तीनों वर्ड के बारे में अब भली भांति समझना है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तीनों वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, चेंज होना, और एक हो गया ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज होना, और एक हो गया अमीनो अम्ल से ग्लूकोज में चेंज होना। तो ये चीज हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? हमने देखा है कि हम मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाते हैं और उस जो मार्केट से जो सब्जियां खरीद कर लाते हैं वो क्या होता है कि हम लाके सबसे पहले तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हट जाएंगे, यूं करके एक बार तो हम सब्जियों को धोएंगे। लेकिन क्या होता है उसके साथ में हमें एक और नुकसान देखने को मिलता है कि जो विटामिन बी और जो विटामिन सी होते हैं, विटामिन बी और जो विटामिन सी होते हैं वो भी साथ साथ में घुल जाते हैं और वो भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो हमें ध्यान रखना है कि पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? बी, सी। और जो अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो वो होती है ए, डी, ई, के।
ये होता है। तो ये हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन वो कौन से हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो यकृत का जो मुख्य कार्य है वो मैंने बताया कि जो मुख्य कार्य जो होता है वो पित्तरस का स्राव करना। किसका स्राव करना? यकृत। जो यकृत होता है, इस यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त रस का स्राव करना। पित्त रस का स्राव करना। और पित्त रस का स्राव कौन करता है अगर ये पूछ लिया जाए तो यकृत करेगा, लिवर करेगा। और एक होता है प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोटीन होती है वो उसका जो निर्माण होता है वो भी कहां से होता है? यकृत से ही होता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का निर्माण भी कहां से होता है? यकृत से होता है। और इसी को क्या कहते हैं? स्कंदक प्रोटीन। क्योंकि ये कोई भी घाव हो गया, जैसे कि हमारा जो ब्लड अगर कुछ भी लग जाता है तो ब्लड वगैरह आ जाता है, तो उसको क्या है जल्दी से ठीक करने का मतलब यानी कि एक जालीनुमा संरचना बना देता है। ये प्रोटीन क्या करेगा? फटाफट से जालीनुमा संरचना बना देगा और सबसे पहले क्या करेगा? उस ब्लड को रोकेगा और वहां पर ब्लड का थक्का बना देगा जिससे ब्लड ज्यादा बहे नहीं। तो इसके लिए जो प्रोटीन होती है वो कौन सी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जिसको स्कंदक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है? यकृत में होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको एक स्कंदक प्रोटीन कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक और नाम आता है एक और प्रोटीन का, वो होता है हिपेरिन। क्या नाम आता है? हिपेरिन। इसका जो निर्माण होता है वो भी कहां से होता है? यकृत से होता है निर्माण। कहां से होता है? निर्माण यकृत से। और जो ये हिपेरिन जो होता है ये प्रतिस्कंदक कारक है। प्रतिस्कंदक कारक। और ये क्या करता है? शरीर में कहीं पर भी ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। मतलब अगर हिपेरिन, अगर ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होगी तब भी काम नहीं होगा और हिपेरिन प्रोटीन होगी तब भी काम नहीं होगा। ये क्या करता है? प्रतिस्कंदक कारक के रूप में कार्य करता है। मतलब कहीं पर भी ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा। और नहीं बनने देगा, जैसे कि हर्ट होता है तो वहां पर ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा, या फिर कहीं पर भी शरीर में कहीं ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा। अगर ब्लड का थक्का अगर बन गया तो समझो कि हमारा जो रोलेशन था, जो ब्लड का जो रोलेशन चलता है वो खत्म हो जाएगा और इंसान भी फिर। तो ये चीज होती है। हिपेरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो स्कंदक प्रोटीन के रूप में जानी जाती है और जो हिपेरिन प्रोटीन होती है वो प्रतिस्कंदक कारक के रूप में जानी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम यकृत से संबंधित रोग के बारे में बात करते हैं। यकृत से संबंधित रोग। तो अगर इससे अगर रिलेटेड अगर बात की जाए तो पहला रोग हम पढ़ेंगे पीलिया। इस पीलिया में क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो वर्णक होते हैं उनकी मात्राएं बढ़ जाती है। और मात्राएं बढ़ने से क्या होगा? जो आंख का जो कोर्निया वाला भाग होगा, फिर इसके बाद में जो अपने नाखून का जो भाग होगा वो पीला हो जाएगा, फिर जीभ होगी वो पीली हो जाएगी। तो ये सारे लक्षण है इस पीलिया के। तो और ये पीलिया होता किसकी वजह से है?
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्राएं बढ़ जाने से होता है। किसकी? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? पीलिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक होता है यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस, जो यकृत सिरोसिस होता है वो क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे जैसे लीवर की सेल्स हैं, जैसे एल्कोहल का सेवन करने वाले हो गए, तो वो क्या करते हैं? जो एल्कोहल होता है, क्या होगा? एल्कोहल भली भांति समझते होंगे कि क्या होता है एल्कोहल। तो जो एल्कोहल होता है, इसका अगर सेवन कर ले इंसान, तो ये क्या करता है कि जो भी हेपेटिक सेल्स है, ये जो हेपेटिक सेल्स है उनको क्या करता है? बर्न करता है, उनको जलाता है। मतलब ये क्या है? ये अल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है और ये किसको जलाएगा? हेपेटिक सेल्स को जलाएगा। और हेपेटिक सेल्स को जलाने का मतलब ये हो गया कि यकृत सिरोसिस मतलब खत्म करेगा, फिर वो सेल्स को धीरे धीरे जला के फिर खत्म करेगा। तो उसी को हम कहते हैं यकृत सिरोसिस कहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट रोग आता है वो होता है हेपेटाइटिस। ये कई प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और ई प्रकार का। और ये इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये विषाणु से फैलता है, और विषाणु का नाम पूछे तो हिपेनोवायरस। बस ये ध्यान रखना है इसमें। फिर आगे की कड़ी में अगर पढ़ें तो अवशोषण की बात करें, अगर किसकी बात करेंगे? अवशोषण की। हमारा अवशोषण कहां कहां होता है भोजन का? ये यकृत से संबंधित 3 रोग है। पहला मैंने क्या बताया? पीलिया। दूसरा क्या बताया? यकृत सिरोसिस। फिर तीसरा क्या बताया? हेपेटाइटिस, जो कि ये 5 प्रकार का होता है और ये विषाणु से फैलता है। और विषाणु भी कौन सा? हिपेनोवायरस, हिपेनो विषाणु नाम है जिसका। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम जो नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है अवशोषण। हमारा अवशोषण कहां कहां होगा? कहां कहां अवशोषण होता है भोजन का? तो वो होता है मुख गुहा, मुख गुहा। फिर हमारा जो अवशोषण होगा वो आमाशय में होगा, और फिर होगा छोटी आंत, और एक होता है बड़ी आंत में। ये चारों जगह पर हमारा अवशोषण होता है भोजन का। और जो मुख गुहा में किस प्रकार का अवशोषण होता है? तो दवाइयों का अवशोषण होता है। किसका होता है? दवाइयों का अवशोषण। फिर हम अगर आमाशय की बात करें तो जो आमाशय में जो भोजन रहता है, इस आमाशय की बात करें तो 3 से लगाकर 4 आवर तक, 4 घंटे तक हमारा भोजन यहां आमाशय में रहता है और विभिन्न क्रियाएं करता है। और इसमें जो होता है वो सरल शर्करा का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा? सरल शर्करा। दूसरा किसका होगा? जल का अवशोषण पूछ लिया जाए।
फिर और किसका होता है अवशोषण? एल्कोहल का अवशोषण होता है। तो यहां पर जो आमाशय होता है वहां पर जो अवशोषण होता है, एक तो सिंपल जो सुगर्स होती है, एक जल हो गया और एक एल्कोहल, तीनों चीजों का अवशोषण होता है। और अगर छोटी आंत की बात करें तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे अधिक अवशोषण इसी भाग से होता है। कहां से होगा? छोटी आंत से। सबसे अधिक अवशोषण, भोजन का अगर सबसे अधिक अवशोषण होगा तो वो कहां होगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत में किस वजह से होता है? यहां पर रसांकुर व सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, इसी वजह से ये छोटी आंत में सबसे अधिक अवशोषण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर इस भाग से जो वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, जल, खनिज, उनका विटामिन हो गए, खनिज हो गए, जल हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, वसीय अम्ल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, इन सभी का जो अवशोषण होता है वो इस छोटी आंत के अंदर ही होता है। विटामिन हो गए, खनिज हो गया, जल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, सभी का जो अवशोषण होगा वो कहां होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करें बड़ी आंत, और इस बड़ी आंत में क्या होता है? अगर बड़ी आंत की बात करें तो सबसे अधिक किसके अवशोषण होता है? जल और खनिज लवणों का। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहां से होता है? तो वो आपको बताना है कि बड़ी आंत से होता है। विटामिन का अवशोषण कहां से होता है? ग्लिसरॉल का अवशोषण कहां से होता है? तो आपको बताना है कि वो छोटी आंत से होता है। वो कहां बताओगे आप? जब पेपर करने बैठोगे ना तब बताओगे आप। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाचन से संबंधित विकार, पाचन से संबंधित विकार, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं अम्लीयता। ये किसकी वजह से होता है? मैंने ये पहले भी बताया कि अम्लीयता क्या होती है और अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। एक तो चाय, एल्कोहल और चिंगम के अत्यधिक सेवन से क्या होता है? एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और इस एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है? एंटी एसिड, एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। और इस एंटी एसिड का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताओगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो एक चिंगम खाने से, अत्यधिक चाय पीने से, एल्कोहल का सेवन करने से क्या होगा? एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका सेवन करते हैं? एंटी एसिड का। और एंटी एसिड का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होगा? MgOH2। और इसी को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें हम ओबेसिटी, ओबेसिटी वो होती है कि आजकल क्या होता है कि घर से बाहर निकले फास्ट फूड ही याद आता है। तो फास्ट फूड में क्या होता है कि जो सैचुरेटेड फैटी ऑयल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और फैटी ऑयल्स क्या करेंगे? वो फैट को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और फैट जब बढ़ेगा
तब क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, और ओबेसिटी से क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां होगी। और आजकल जो हृदय रोग से संबंधित जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सब किससे ग्रसित है, ओबेसिटी से ग्रसित है। मोटापा बढ़ा, हार्ट अटैक आया और गया, बस यही होता है। फिर एक और हम विकार पढ़ते हैं, हर्निया। हर्निया क्या होता है? हर्निया ये होता है कि जब आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और उसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी कि इंसान अत्यधिक खाना खा लेगा धीरे 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 करके, फिर जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होगा कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष होंगे, उसके तो जो आहार नाल जो होती है छोटी है जिसको बोलते हैं, तो वो वृषण कोष में चले जाते हैं, उसकी जो सेल्स होती है। और जो महिला होती है उसके पेट के पास में जाके जमा हो जाती है। तो वही जो होता है रोग, वो क्या होता है, हर्निया। और इसके लिए ही हमें एक सर्जरी करते हैं, और उस सर्जरी से क्या करते हैं, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट जो विकार आता है, बवासीर के नाम से जाना जाता है, और इसी को बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स में क्या होता है कि कुछ रक्त वाहिनियां जो होती है वो, समझ गए होंगे आप सब। तो ये जो बवासीर होता है ये भी एक पाचन से संबंधित विकार है। फिर एक वोमिटिंग आती है, जिसको हम उल्टी कहते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उल्टी का केंद्र कौन सा होता है, अगर पूछ लिया जाए। चलिए ये आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वोमिटिंग का केंद्र किसे कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। फिर एक होता है डायरिया। डायरिया जो होता है वो डायरिया को ही क्या बोलते हैं, दस्त, या फिर बोलेंगे प्रवाहिका। इसमें क्या होता है कि जो मानव के आहार नल की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, और जो मल होता है वो अत्यधिक पतला हो जाता है इसमें। तो वही क्या कहलाता है, डायरिया कहलाता है। और जो डायरिया होता है उसके लिए एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, उस सॉल्यूशन का नाम है ORS, जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसी का क्या नाम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में क्या होता है, NaCl, KCl, शुगर और वाटर। अगर पूछ लिया जाए कि इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, ORS होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक तो NaCl होगा, KCl होगा, शुगर होगा और जल होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर और वाटर, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो कब्ज। कब्ज क्या होता है,
कब्ज क्या होता है? तो ये होता है कि भोजन का बड़ी जो आंत होती है वहां पर भोजन का रुक जाना क्या कहलाता है? अपच या फिर कब्ज। बड़ी आंत में भोजन का रुकना या फिर अपच, इसी को क्या कहेंगे? कब्ज कहेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर एक होता है अल्सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अल्सर। कभी कभी क्या होता है कि जो आमाशय होता है, आमाशय से जो HCl जो सीक्रेट होता है, वो HCl से जो सीक्रेशन होता है वो आमाशय की दीवारों पर लग जाता है, जिससे क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं। तो उस अल्सर होने से क्या होता है? डाइजेशन में विकार आ जाएगा। और डाइजेशन में विकार आएगा मतलब क्या हो गया? सारी पाचन से संबंधित सब चीजें बिगड़ जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो अल्सर जो होते हैं, इसका जो निदान करने के लिए एंडोस्कोपी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अल्सर का पता लगाने के लिए अगर पूछा जाए तो एंडोस्कोपी यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको पाचन से संबंधित सारी चीजें समझ में आई होगी। जैसा कि हमने स्टार्ट से लेकर एंड, और इसी का हम एक क्वेश्चंस का सेशन भी लेकर आएंगे। और अदम्य एकेडमी से जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।